हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। सीबीएसई का जो फॉर्म आया है उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ख़ास तौर से जिस तरह से एआई बहुत ही न्यूज़ में है, तो एआई से क्वेश्चन बन सकते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है, लेकिन उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एआई से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो आइए, एक क्वेश्चन है कि द फार्मूला फॉर सक्सेस सिंपल प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन देन मोर प्रैक्टिस एंड मोर कंसंट्रेशन। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए आज का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं रिलेटेड टू एआई। दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डीप लर्निंग का मूल निर्माण खंड है? तो इसमें होगा रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीप लर्निंग का मूल निर्माण खंड है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का आधार बनते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से प्रेरित ANN से जुड़े, ANNS का मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, से जुड़े हुए नोड्स या न्यूरॉन्स शामिल हैं। पारंपरिक लर्निंग मशीन के डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के विपरीत आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कई लेयर में इन परस्पर जुड़े न्यूरॉन्स के माध्यम से डेटा को संसाधित करके जटिल पैटर्न और प्रतिनिधित्व सीख सकते हैं, जिससे वे डीप लर्निंग के मूल निर्माण खंड बन जाते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विपरीत आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पूर्वानुमान या निर्णय लेने के लिए मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्नैपचैट फिल्टर ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। सीरी NLP और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। नेटफ्लिक्स CV और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। चौथा, सेल्फ ड्राइविंग कारें CV और डीप लर्निंग का उपयोग करती हैं। इनमें से कोई नहीं। इनमें पूछा है गलत कौन सा है। तो स्नैपचैट फिल्टर ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। सीरी NLP और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। नेटफ्लिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है, नहीं, ये गलत होगा, यही वाला हमारा गलत है। बाकी ये भी सही है। सेल्फ ड्राइविंग कारें CV और डीप लर्निंग का उपयोग करती हैं। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सही उत्तर नेटफ्लिक्स CV और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है, यही गलत है। नेटफ्लिक्स वास्तव में अपनी रिकमेंडेशन सिस्टम को बढ़ाने, उपयोगकर्ता अनुभवों को निजीकृत करने और अपने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में सुधार करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। ठीक है, हालांकि यह मुख्य रूप से कंप्यूटर विजन का उपयोग नहीं करता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्षेत्र है जो कंप्यूटर को दृश्य दुनिया की व्याख्या और समझने के लिए प्रशिक्षित करता है। कंप्यूटर विजन का उपयोग मुख्य रूप से उन एप्लीकेशन में किया जाता है जिनमें इमेज को संसाधित करने, विश्लेषण करने, समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार, इमेज और एडिटिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि।
आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। CV कंप्यूटर विज़न एक AI डोमेन है जो कंप्यूटर को विजुअल डेटा की व्याख्या और समझने में समझ बनाता है। जैसे मनुष्य देखते हैं, इसका उपयोग फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज एनालिसिस जैसे एप्लीकेशन में किया जाता है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP का फुल फॉर्म देखिए, जो भी CBT एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये शॉर्ट फॉर्म्स बहुत पूछे जाते हैं। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक AI शाखा है जो मानव भाषा को पढ़ने, समझने और इस शॉर्टकट को आप, शॉर्ट टर्म्स को भी आप याद, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे CV इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, कंप्यूटर विजन। जिस तरह से AI बहुत ही न्यूज़ में है उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। NLP का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक AI शाखा है जो मानव भाषा को पढ़ने और समझने, उपयोग करने के उद्देश्य से प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर और मनुष्यों के बीच बातचीत को सक्षम बनाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग अनुवाद, स्पीच रिकॉग्निशन, सेंटीमेंट विश्लेषण जैसे कार्यों में और उपयोगकर्ता के अनुरोधों को समझने और उत्तर देने के लिए सिरी या एलेक्सा जैसे डिजिटल सहायकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए प्रशिक्षण और परीक्षण डेटा का निम्नलिखित में से कौन अधिक उपयुक्त चयन है? 50% प्रशिक्षण और 50% परीक्षण डेटा, 90% प्रशिक्षण और 10% परीक्षण डेटा, 75% प्रशिक्षण और 25% परीक्षण डेटा, 100% प्रशिक्षण और 0% परीक्षण डेटा, 75% प्रशिक्षण और 25% परीक्षण डेटा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले सरल उपाय के रूप में हम अपने डेटा को बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षण और परीक्षण सेट में विभाजित कर सकते हैं। परीक्षण के लिए सामान्य विभाजन 25 से 30% और शेष 75 से 70% प्रशिक्षण के लिए है। हम प्रत्येक प्रतिक्रिया और इसकी विशेषताओं के बीच पत्राचार रखते हुए एक ही समय में हमारे डेटा को हमारी प्रतिक्रिया और सुविधाओं से विभाजित कर सकते हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त डेटा है तो हम वास्तव में 50-50% विभाजन के लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बेहतर होगा पूरी तरह से हमारे पास मौजूद डेटा की मात्रा और उस कार्य की जटिलता पर निर्भर करता है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम इस पर्याप्त डेटा पर प्रशिक्षित करते हैं, यदि हम इसे पर्याप्त डेटा पर प्रशिक्षित करते हैं तो परीक्षण सेट का आकार कोई चिंता का विषय नहीं है। एक सांख्यिकीय मॉडल जो काफ़ी जटिल है किसी भी प्रशिक्षण डेटा सेट में पूरी तरह फिट हो सकता है और उस पर 100% सटीकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रशिक्षण सेट के लिए पूरी तरह से फिट होने से नए डेटा पर इसका खबर प्रदर्शन होगा जो प्रशिक्षण ओवरफिटिंग के द्वारा नहीं देखा जाता है। इसलिए सही उत्तर 75% प्रशिक्षण और 25% परीक्षण डेटा है। अतिरिक्त सूचना प्रशिक्षण डेटा सेट। प्रशिक्षण डेटा वह डेटा है जिसका उपयोग आप एल्गोरिदम वो होता है जैसे किसी भी डेटा को एनालिसिस करना, कि जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे जो ट्रेंड करता है तो वो एल्गोरिदम के ही द्वारा जो ट्रेंडिंग कराई जाती है उस चीज़ का वो एल्गोरिदम कर, जैसे यूट्यूब हुआ, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी सोशल मीडिया हैं, हैंडल्स हैं, वो इसी का उपयोग करते हैं एल्गोरिदम का। जो चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है एल्गोरिदम वो अपना करते हैं, जिस भी हिसाब से करते होंगे उसे वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए करते हैं ताकि आप अपने मॉडल को भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किए गए परिणाम की भविष्यवाणी कर सकें।
परीक्षण डेटा का उपयोग मशीन को प्रशिक्षित करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे एल्गोरिदम के प्रदर्शन जैसे सटीकता या दक्षता को मापने के लिए किया जाता है। परीक्षण डेटा सेट, मशीन लर्निंग में एक टेस्ट सेट एक सेकेंडरी डेटा सेट होता है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग प्रोग्राम को एक प्रारंभिक प्रशिक्षण डेटा सेट पर प्रशिक्षित करने के बाद परीक्षण करने के लिए किया जाता है। एक परीक्षण सेट को परीक्षण डेटा सेट या परीक्षण डेटा के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित, थोड़ा जूम करते हैं ना, बढ़िया दिखता है। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपसमूह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपसमूह है। तो इसमें पूछ रहा है कि डीप लर्निंग का कौन सा उपसमूह है, कौन सा भाग है। तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपसमूह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपसमूह है। तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा। ये देखिए, मैंने एक पिक ली है, इसमें देखिए दिया है डायग्राम, और बहुत अच्छा ही डायग्राम है, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। डीप लर्निंग का ही उपसमूह है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसमें भी मैंने पिक्चर लगा दी है। आंसर दूसरा तीसरा की पॉइंट देखो। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है, यह सही है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपसमूह है, यह गलत है। ये फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन है कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का नहीं, डीप लर्निंग का मशीन लर्निंग उपसमूह है। संबंध वास्तव में विपरीत है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है। ठीक, उल्टा दिया है क्वेश्चन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपसमूह है, यह भी गलत है। फिर से संबंध विपरीत है। डीप लर्निंग एआई का उपसमूह है, एक उपसमूह है। डीप लर्निंग एआई और एमएल का उन्नत, मशीन लर्निंग का उन्नत रूप। देखिए, ऐसे भी शॉर्टकट पूछे जा सकते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है। डीप लर्निंग एआई और मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है, यह सही है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप एआई और मशीन लर्निंग का उपसमूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ और ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं हम। नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन का है। पढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। एक मिनट, क्वेश्चन तो यही है। इसको भी देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ही है उसका शायद। सही उत्तर पर्यवेक्षण ही नहीं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आगे आएगा तो हम इसको देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और लर्निंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है। तो ये है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान एजेंटों या तर्कसंगत एजेंटों और उनके पर्यावरण का अध्ययन है। एजेंट वह होता है जो अपने वातावरण में सहायता करता है या कार्य करता है। एजेंट वह होता है, हम कहाँ थे।
एजेंट वह होता है जो अपने वातावरण में काम करता है और कार्य करता है। पर्यावरण यह एक एजेंट का परिवेश है। एक एजेंट सेंसर के माध्यम से पर्यावरण से इनपुट लेता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से आउटपुट को पर्यावरण तक पहुंचाता है। स्पष्टीकरण क्या है? विकल्प सिंपल रिफ्लेक्शन एजेंट वातावरण धारणा के आधार पर कार्य करता है और अवधारणा इतिहास की उपेक्षा करता है, यानी एक एजेंट ने अब तक के सभी इतिहास को देखा है। मॉडल 2 मॉडल आधारित एजेंटों के पास एक मॉडल होता है, यानी पूरी दुनिया में चीज़ें कैसी होती हैं और मॉडल के आधार पर यह कार्य करता है। लर्निंग एजेंट पिछले अनुभवों से सीखते हैं और सीखने के माध्यम से स्वचालित रूप से अनुकूलित होते हैं। इसमें सीखने की क्षमता है। यूटिलिटी आधारित एजेंट उपयोगिताओं या वरीयता के आधार पर क्रियाओं का चयन करते हैं और उन कार्यों को चुनते हैं जो अपेक्षित उपयोगिता को अधिकतम करते हैं। उपयोगिता एजेंट की खुशी का वर्णन करती है। इसलिए यूटिलिटी आधारित एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी एजेंटों से निपटते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। पर्यावरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का पता लगाने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सूचित करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। एक्चुएटर्स ऊर्जा को गति में बदलते हैं और सिस्टम की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेशनल एजेंट इस तरह के कार्य करता है जो किसी भी संभावित कार्यों के साथ प्रदर्शन माप में सुधार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो इसका होगा डेटा, एल्गोरिदम, लोग और क्षमता। डेटा होगा, एल्गोरिदम होगा, लोग होंगे, लेकिन क्षमता नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। क्षमता नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्वाग्रह के स्रोत डाटा, यह अक्सर एआई में पक्षपात का प्राथमिक स्रोत होता है। यदि मॉडल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण डेटा में पक्षपात शामिल है तो उन पक्षपातों को मॉडल द्वारा सीखा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक चेहरे की पहचान एल्गोरिदम को ज़्यादातर गोरी त्वचा वाले लोगों की छवियों पर प्रशिक्षित किया जाता है तो यह गहरे रंग की त्वचा वाले देखो क्या था उदाहरण, एल्गोरिदम। यदि किसी एल्गोरिदम को निष्पक्षता पर विचार किए बिना एक निश्चित, हम कहाँ पे थे, ये है, गोरी त्वचा वाले लोगों की छवियों को प्रशिक्षित किया जाता है तो यह गहरे रंग वाली त्वचा वाले लोगों को पहचानने की कोशिश में खराब प्रदर्शन कर सकता है। ये सही है एल्गोरिदम। यद्यपि एल्गोरिदम गणितीय है और उद्देश्य होना चाहिए, पक्षपात उनके डिज़ाइन के दौरान किए गए अनुमानों और निर्णयों के माध्यम से रेंग सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी एल्गोरिदम को निष्पक्षता पर विचार किए बिना एक निश्चित मीट्रिक को अधिकतम के लिए डिज़ाइन किया गया है तो इससे पक्षपाती परिणाम हो सकते हैं। लोग एआई सिस्टम को डिज़ाइन, प्रशिक्षित और कार्यान्वित करने वाले लोग पक्षपात का परिचय दे सकते हैं। अक्सर अनजाने में इसमें भी लोग शामिल हैं जो यह तय करते हैं कि कौन सा डेटा एकत्र करना और उपयोग करना है। एल्गोरिदम के डिज़ाइन और एआई के आउटपुट को लागू करने वाले निर्णयकर्ता। क्षमता, यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करता है, हालांकि यह एआई का उपयोग और व्याख्या को प्रभावित कर सकता है या स्वयं एआई सिस्टम के भीतर पूर्वाग्रह का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। प्रत्यक्ष स्रोत तो नहीं है। एआई लोगों की क्षमताओं से सीखता नहीं है। एआई लोगों की क्षमताओं से सीखता नहीं है। उसी तरह यह पक्षपाती डेटा
या डिजाइन प्रक्रिया के दौरान किए गए पक्षपाती निर्णयों में से सीखता है। उसने कहा कि यदि अलग अलग क्षमताओं के कारण एआई उपकरण केवल लोगों के एक विशेष समूह द्वारा सुलभ और उपयोग करने योग्य है तो यह व्यापक अर्थों में प्रणालीगत पक्षपात को जन्म दे सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? एआई का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैकार्थी को, ब्लेज पास्कल को, डार्टमाउथ को। तो इसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। सही उत्तर जॉन मैकार्थी है। जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक शीर्षक अक्सर डॉक्टर जॉन मैकार्थी को दिया जाता है। मैकार्थी का जन्म बोस्टन मैसाचुसेट्स अमेरिका में 1927 में हुआ था और 2011 में उनका निधन हो गया। उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक सम्मेलन का प्रस्ताव करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। उनके भूतपूर्व कार्य ने कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत एक अलग क्षेत्र के रूप में एआई की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एजेंट अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। कैसे वो एक एजेंट अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर सकता है? सीख कर, जवाब देकर, अवलोकन, मानवता। तो इसका सही आंसर होगा सीख कर। अवधारणा देखो, सीखना इसका आंसर है। एक एजेंट वह चीज़ है जिसे सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझने और एक्चुएटर्स के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करने के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मानव एजेंट, रोबोटिक एजेंट आदि। एजेंट आर्किटेक्चर और प्रोग्राम संयोजन के भी बराबर हैं। एजेंटों में जिन कारकों पर विचार किया जाता है वे हैं इसके प्रदर्शन, माप, पर्यावरण, एक्चुएटर्स, सेंसर, सुरक्षित, तेज, कानूनी, अधिकतम मुनाफा, पर्यावरण, सड़कें, पैदल यात्री, ग्राहक, एक्चुएटर्स, स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर, ब्रेक, सेंसर, कैमरा, स्पीडोमीटर, जीपीएस, कीबोर्ड। पर्यावरण के प्रकार पूरी तरह से अवलोकन योग्य, नियतात्मक, स्थिर, गतिशील, एकल एजेंट, अर्ध गतिशील। पर्यावरण एजेंट सेंसर के माध्यम से निरीक्षण करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गतिविधि को निर्देशित करते हैं। एजेंट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना सीख कर अपने प्रदर्शन में सुधार करता है और रिफ्लेक्स मशीन एक बुद्धिमान एजेंट का एक उदाहरण है। एआई एजेंट में पर्यावरण को समझने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दिए गए स्टेट रिप्रेजेंटेशन से डिटेल्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी दिए गए स्टेट रिप्रेजेंटेशन से डिटेल्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, सेलेक्शन, अब्स्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अब्स्ट्रैक्शन। किसी दिए गए स्टेट रिप्रेजेंटेशन से डिटेल्स को हटाने की प्रक्रिया अब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। सही उत्तर एक्सट्रैक्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 होगा। हाँ, अब्स्ट्रैक्शन ही तो है। इसमें तो एक्सट्रैक्शन दिया है। एक मिनट, इसमें एक्सट्रैक्शन होगा शायद, लेकिन नंबर 4 दिया है, इसमें अब्स्ट्रैक्शन दिया है। देखते हैं एक बार फिर से। किसी दिए गए स्टेट रिप्रेजेंटेशन से डिटेल्स को हटाने की प्रक्रिया को अब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। सही तो है।
एब्स्ट्रैक्शन एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट्स के एनालिसिस की इस विधि में अधिक महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिजिकल, टेम्पोरल या स्पाटियल इंफॉर्मेशन का एलिमिनेशन सम्मिलित होता है। एब्स्ट्रैक्शन विधि कंप्यूटर विज्ञान में एक सरल सिद्धांत है जिसका प्रयोग जावा और सी प्लस प्लस जैसी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक भाषा समझने की प्रक्रिया का कौन सा घटक नहीं है? प्राकृतिक भाषा समझने की प्रक्रिया का कौन सा घटक नहीं है? रूपात्मक विश्लेषण, अर्थगत विश्लेषण, व्यवहारिक विश्लेषण और अर्थ विश्लेषण। तो इसमें से कौन सा घटक नहीं है? तो प्राकृतिक भाषा समझने की प्रक्रिया का कौन सा घटक नहीं है? अर्थ विश्लेषण घटक नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अर्थ विश्लेषण प्राकृतिक भाषा समझ, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया में एक पारंपरिक घटक नहीं है, सामान्य घटकों में शामिल है। रूपात्मक विश्लेषण यह शब्दों की संरचना की पहचान और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह NLU में महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्दों के अलग अलग रूप होते हैं और इन रूपों के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अर्थ विश्लेषण यह वह प्रक्रिया है जो वाक्य के भीतर प्रयुक्त संदर्भ में अलग अलग शब्दों के अर्थ को समझकर वाक्यों का अर्थ निर्धारित करती है। व्यवहारिक विश्लेषण इसमें वाक्य के इच्छित अर्थ की व्याख्या करना शामिल है। यह संदर्भ पिछली वार्ता, वक्ता के इच्छित अर्थ और सामान्य विश्व विज्ञान पर निर्भर हो सकता है। अर्थ विश्लेषण प्रक्रिया में पारंपरिक रूप से प्रतिष्ठित चरण नहीं है। यह बहुत व्यापक और अस्पष्ट लगता है और संभावित रूप से अर्थ विश्लेषण और या व्यवहारिक विश्लेषण को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज़न की क्लाउड आधारित वॉयस सर्विस का नाम क्या है? क्लाउड आधारित वॉयस सर्विस का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? बिक्सबी, अलेक्सा, असिस्टेंट या सीरी। तो इसका वॉयस सर्विस कौन सा है अमेज़न का? तो इसका होगा अलेक्सा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम हैं लेकिन टू द पॉइंट है विद एक्सप्लेनेशन। इससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक के साथ 4 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। अलेक्सा अमेज़न की क्लाउड आधारित वॉयस सेवा है जो अमेज़न इको अन्य अलेक्सा सक्षम उपकरणों पर उपलब्ध है। अलेक्सा उपयोगकर्ताओं को संगीत चलाने, अलार्म सेट करने, स्मार्ट होम उपकरणों को नियंत्रित करने और विभिन्न अन्य कार्य करने के लिए ध्वनि आदेशों का उपयोग करके अपने उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। ये घरेलू उपयोग में भी प्रयोग किया जाता है। एज अ सर्वेंट समझ लो, असिस्टेंट। यह उपयोगकर्ता प्रश्नों को समझने और उनका जवाब देने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। कुछ एडिशनल देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो एलेक्सा जो है अमेज़ॉन का है, उसी तरह बिक्सबी यह सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट है जिसे सैमसंग उपकरणों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को कार्य करने, अनुस्मारक प्रदान करने और ध्वनि आदेशों के माध्यम से जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। असिस्टेंट किसका है? ये गूगल असिस्टेंट है, ये गूगल द्वारा लाया गया है। AI संचालित वर्चुअल असिस्टेंट है जो एंड्रॉयड उपकरणों, गूगल होम, स्मार्ट स्पीकर और अन्य संगत उपकरणों पर उपलब्ध है। यह प्रश्नों के उत्तर देने से लेकर शेड्यूल प्रबंधित करने और स्मार्ट होम उपकरणों को नियंत्रित करने तक कई तरह के कार्य कर सकता है। सीरी किसके द्वारा लाया गया है?
सीरी एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है। AI OS उपकरणों पर उपलब्ध है, जिसमें आईफोन, आईपैड, मैक और होम पॉड स्मार्ट स्पीकर शामिल हैं। होम पॉड स्मार्ट स्पीकर शामिल है। सीरी उपयोगकर्ताओं को प्रश्नों के उत्तर देने, संदेश भेजने, कॉल करने, बहुत कुछ करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में एक प्रमुख प्रगति है जिसने AI प्रणालियों में भाषा की समझ और निर्माण में काफ़ी सुधार किया है? सिंबॉलिक AI, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ट्रांसफर मॉडल, जेनेटिक एल्गोरिदम। जिसने AI प्रणालियों में भाषा की समझ और निर्माण में काफ़ी सुधार है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंबॉलिक AI, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या ट्रांसफार्मर मॉडल, जेनेटिक एल्गोरिदम। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ट्रांसफर मॉडल। ट्रांसफर मॉडल सही उत्तर होगा। ट्रांसफार्मर मॉडल गहन प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार का आर्किटेक्चर है जो मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में प्रगति को प्रेरित करता है। वे अपने सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें एक वाक्य में विभिन्न शब्दों के महत्व को तौलने की अनुमति देता है, भले ही उनकी स्थितिगत दूरी कुछ भी हो। बर्ड और GPT जैसे ट्रांसफार्मर मॉडल के आने से भाषा समझने और निर्माण में AI प्रणालियों की क्षमताओं में काफ़ी सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसको। सिंबॉलिक AI उन AI मॉडलों को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय मानव सदृश तर्क और लॉजिक को प्रोसेस करते हैं, लेकिन स्वयं प्राकृतिक भाषा को प्रोसेस करने में प्रभावी नहीं होते। कॉन्वोल्यूशन, देखो जो ऑप्शन था उसके भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से दृश्य इमेजनरी को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है और वाक्य वर्गीकरण जैसे विशिष्ट संदर्भों को छोड़कर टेक्स्ट में इसका उपयोग सीमित है। जेनेटिक एल्गोरिदम एक प्रकार का ऑप्टिमाइजेशनल एल्गोरिदम है जो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से प्रेरित है। आमतौर पर इन्हें भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव हम ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करते हैं? कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब कम लोगों की वहाँ ज़रूरत हो, के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग को संदर्भित करती है? क्या है? स्मरण शक्ति, नो EQ, नो IQ, स्वचालन। तो इसका होगा स्वचालन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वचालन सामान्य तौर पर वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी प्रक्रिया या कार्यविधि को मानव सहायता के बिना निष्पादित किया जाता है। इसे विनिर्माण, परिवहन, उपयोगिताओं, रक्षा सुविधाओं, संचालन और हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है। स्वचालन में स्वचालित नियंत्रण का उपयोग किया जाता है जो न्यूनतम या कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उपकरणों के संचालन के लिए विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए असेंबली लाइन पर मशीनरी को मानव मैनुअल संचालन की आवश्यकताओं के बिना कार्य करने के लिए स्वचालित किया जा सकता है। ठीक है, यही AI के आने से बहुत सारी जो जॉब्स हैं चली जाएंगी, क्योंकि AI का उपयोग करके लोग
कम लोगों का उपयोग करके किसी भी काम को किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे। हालांकि एम्प्लॉयमेंट कभी जाता नहीं है, बस स्किल की कमी होती है, क्योंकि हमें अब जहाँ पे स्किल्स AI रिलेटेड स्किल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे जो कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए उनका बेरोज़गार होना तो नॉर्मल है, क्योंकि अब AI का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग स्किल्स चाहिए। जो जिसके पास वो स्किल्स नहीं है वो बेरोज़गार है, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो बेरोज़गार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? रूटिंग एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम। तो इसका आंसर होगा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है जो चरम हल तक पहुंचने तक मान में लगातार सुधार करता है। इस पद्धति का उपयोग गणितीय मुद्दों के साथ साथ वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों जैसे मार्केटिंग शेड्यूल को हल करने के लिए किया जाता है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एक लोकल सर्च एल्गोरिदम है जो पहाड़ की चोटी की समस्या का सबसे अच्छा हल खोजने के लिए बढ़ती ऊंचाई मान की दिशा में आगे बढ़ता है। अब यह एक चरम मान से टकराता है तो यह रुक जाता है, क्योंकि किसी भी समीप के पास अधिक मान नहीं होता, क्योंकि किसी भी समीप के पास अधिक मान नहीं होता। हिल क्लाइंबिंग का उपयोग ज़्यादातर तब किया जाता है जब एक अच्छा अनुमानी उपलब्ध हो। इसे ग्रीडी लोकल सर्च के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ अपनी अच्छी समीप स्थिति को मानता है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आर्टिफिशियल होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, प्रोलॉग या सी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त भाषा है प्रोलॉग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। प्रोलॉग एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी है। सभी सूचीबद्ध भाषाओं का उपयोग AI के किसी न किसी रूप को लागू करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक AI के विभिन्न पहलुओं के लिए उपयुक्त है। फोर्ट्रॉन देखिए इससे जुड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फोर्ट्रॉन ये भी एक लैंग्वेज है। यह एक पुरानी भाषा है जो आमतौर पर संख्यात्मक और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए, इसका क्या दिया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन यह एक पुरानी भाषा है जो आमतौर पर संख्यात्मक और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। यह आमतौर पर आधुनिक AI अनुप्रयोगों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अब ये यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन है ये भी, फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। लेकिन फिर भी यदि आवश्यक हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से उन कार्यों के लिए जिनमें भारी संख्यात्मक संगणना की आवश्यकता हो। बेसिक ये भी एक लैंग्वेज है। यह एक शुरुआती फ्रेंडली लैंग्वेज है। हालांकि यह आमतौर पर एडवांस डेटा संरचनाओं और पुस्तकालयों की कमी के कारण AI अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग सरल AI सिस्टम को लागू करने के लिए किया जा सकता है। प्रोलॉग यह एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अक्सर AI से जुड़ी होती है, विशेष रूप से विशेषज्ञ सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ज्ञान प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में। यह पैटर्न मैचिंग और स्वचालित बैंक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है, जो इस प्रकार के कार्यों के लिए शक्तिशाली है। ज्ञान प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में यह पैटर्न मैचिंग और स्वचालित बैंक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है। इस प्रकार यह कार्यों के लिए शक्तिशाली है। सी ये भी एक लैंग्वेज है।
यह एक निम्न स्तरीय सामान्य उद्देश्य वाली भाषा है। इसका उपयोग एक AI विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह सबसे कुशल विकल्प नहीं हो सकता है। इसमें पाइथन द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च स्तरीय सार और पुस्तकालयों जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च का अभाव है, जो आमतौर पर AI में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर्स को वही डाटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत आती है जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर्स को वही डाटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत आती है जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास होता है? तो वह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिजिकल डिवाइस, मशीनों और सेंसरों को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं और इंटरनेट पर डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्रिक और सेंसरों को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं और इंटरनेट पर डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्रिक और मोर्टार्स स्टोर के संदर्भ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग रियल टाइम डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिवाइसों और सेंसर जैसे स्मार्ट अलमारियों, कैमरों और कस्टमर मोबाइल डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह ब्रिक और मोर्टार्स स्टोर्स को ऑनलाइन स्टोर्स के डेटा तक समान पहुंच देकर सशक्त बना सकता है, जैसे कि यह एक इन्वेंट्री स्तर, ग्राहक व्यवहार और बिक्री के रुझान को ट्रैक करना, उन्हें सूचित निर्णय लेने और अपने ग्राहकों के लिए बेहतर खरीदारी अनुभव प्रदान करने की अनुमति देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंप्यूटर सिस्टम के विकास को संदर्भित करता है जो सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता पड़ने वाले कार्यों जैसे विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन को स्वतः ही कर सकता है। क्या है, थोड़ा देख लेते हैं फिर से। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंप्यूटर सिस्टम के विकास को संदर्भित करता है जो सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता पड़ने वाले कार्यों जैसे विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन को स्वतः ही कर सकता है। डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जो जटिल समस्याओं को सुलझाने और हल करने के लिए कई लेयर वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है। यह AI का एक सबसेट है और इसका उपयोग इमेज और स्पीच रिकग्निशन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्षेत्र है जिसमें एल्गोरिदम और मॉडल का विकास शामिल है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने, भविष्यवाणियां करने और समय के साथ स्पष्टतया प्रोग्राम किए बिना सुधार करने की अनुमति देता है। ये क्या है क्वेश्चन, छोटू सा है। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो इसमें 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं। आइए देखते हैं अभिज्ञान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक कंप्यूटर या रोबोट की क्षमता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक कंप्यूटर या रोबोट की क्षमता है जिसे कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि वह ऐसी गतिविधियों को
कर सके, जिसमें सामान्य रूप से मानव बुद्धि और निर्णय की आवश्यकता होती है। मान्यता 3 प्रकार की होती है। बायोमेट्रिक पहचान, बायोमेट्रिक तकनीक, अब इसमें आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। बायोमेट्रिक पहचान, बायोमेट्रिक तकनीक क्या होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे कार्य करता है। आप इस एक्सप्लेनेशन से 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 20 हों, लेकिन आप इसमें ढेर सारे और भी क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन अगर सॉल्व करते हो उससे भले ही टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे और भी क्वेश्चन आपके साथ में तैयार होते जाते हैं। बायोमेट्रिक तकनीक आवाज़ की टोन या हाथ के आकार जैसे शारीरिक लक्षणों के आधार पर स्वचालित रूप से व्यक्तियों की पहचान करती है। कंप्यूटर इस तरह के हस्तलेखन शैली जैसे व्यवहारों का भी उपयोग कर सकते हैं। सामग्री आधारित छवि पुनर्प्राप्ति, छवि पुनर्प्राप्ति मुद्दे के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक के एप्लीकेशन अर्थात विशाल डेटाबेस में डिजिटल चित्रों की खोज की चुनौती को सामग्री आधारित छवि पुनर्प्राप्ति रूप में जाना जाता है, जिसे छवि सामग्री द्वारा क्वेरी और सामग्री आधारित दृश्य सूचना पुनर्प्राप्ति के रूप में भेजा जाता है। हस्तलिपि अभिज्ञान, जिसे हस्तलिपि पाठ अभिज्ञा के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटर की क्षमता है जो कागज़ के दस्तावेज, चित्र, स्पर्श प्रदर्शन और अन्य उपकरणों सहित विभिन्न स्रोतों में से समझने योग्य हस्तलिखित इनपुट को पहचानने और व्याख्या करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण एल्गोरिदम का क्या अर्थ है। समझ लो, जो भी सोशल मीडिया हैंडल चलते हैं, जो भी AI रिलेटेड जो भी ऐप्स आजकल बनाए जा रहे हैं, सब AI रिलेटेड हैं, सब एल्गोरिदम बेस्ड काम करते हैं। यह एक सीमित समय में, जैसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जब ट्रेंड में आती है तो वो कोई एल्गोरिदम उनका होता है, पता नहीं कौन सा वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं ट्रेंडिंग में नहीं आते हैं, ना तो टीचर्स, और फालतू की वीडियोस जो है पता नहीं कौन सा एल्गोरिदम इनका होता है कि वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, मिलियंस व्यूज़ चले जाते हैं। यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इससे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला भी होगा, इसका दूसरा भी होगा, ए और बी दोनों होगा। यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पूर्ण एल्गोरिदम, यदि एक एल्गोरिदम पूरा हो गया है तो यह गारंटी देता है कि कम से कम एक समाधान मौजूद होने पर वह एक सीमित समय में समाधान, जैसे आप यूट्यूब पे एल्गोरिदम सरल रूप से आप समझ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो उससे रिलेटेड आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, और जैसे आप उसमें घुसते जाओगे उसी टाइप्स के आपको वीडियो दिखाते चले जाएंगे। जिस भी चीज़ में, जिस भी आप फील्ड में हो उससे रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करते हो तो उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। यदि एक एल्गोरिदम पूरा हो गया है तो यह गारंटी देता है कि कम से कम एक समाधान मौजूद होने पर वह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, या यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने में से पहले ढूंढ लेगा। यहाँ पूर्ण एल्गोरिदम की कुछ विशेषताएं और उनके द्वारा उत्पन्न परिणाम दिए गए हैं। समाप्ति, खोज स्थान कितना भी बड़ा क्यों न हो, गणना समाप्त होने की गारंटी है। यदि कोई एल्गोरिदम एक समाधान के साथ समाप्त होता है जब कोई मौजूद होता है तो इसे पूर्ण कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार हाँ, सबसे अच्छा उत्तर खोजने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि यह सबसे अच्छा है। यह या तो सभी समाधानों को ढूंढ कर यह एक प्रदर्शित करके पूरा किया जा सकता है कि कोई भी समाधान पहले से खोजे गए समाधान से सुलभ नहीं हो सकता है।
दोनों परिस्थितियों में कम से कम एक समाधान की पहचान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमिति में एक विधि है जिसका उपयोग अतिरिक्त साक्ष्य की जानकारी मिलने पर एक विकल्प के लिए संभाव्यता अनुमान को अद्यतन करने के लिए जाता है। डैश सांख्यिकी अनुमिति में एक विधि है जिसका उपयोग अतिरिक्त साक्ष्य की जानकारी मिलने पर एक परिकल्पना के लिए संभाव्यता अनुमान को अद्यतन करने के लिए लाया जाता है। क्या है वो? बेज अनुमिति, आगमनात्मक संभाव्यता, मार्कोव सिद्धांत या सूचना क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा बेज अनुमिति, बायेसियन अनुमान। ये एक सिद्धांत है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बायेसियन सिद्धांत, बायेसियन अनुमान एक सांख्यिकी पद्धति को संदर्भित करता है जो अधिक साक्ष्य या जानकारी उपलब्ध होने पर एक परिकल्पना की प्रायिकता को अद्यतन करता है। क्लासिक फ्रीक्वेंटिस्ट आंकड़ों के विपरीत बायेसियन अनुमान अंतिम पश्च वितरण पर पहुंचने के लिए डेटा के आधार पर व्यक्तिपरक पूर्व मान्यताओं और उनके समायोजन को शामिल करने की अनुमति देता है। यह सांख्यिकी का एक दृष्टिकोण है जो बायेसियन प्रमेय पर निर्भर करता है। इसका उपयोग चिकित्सा और इंजीनियरिंग से लेकर अर्थशास्त्र और भाषा विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यह सांख्यिकी का एक दृष्टिकोण है जो बेयस प्रमेय पर निर्भर करता है। इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, इंजीनियरिंग से लेकर अर्थशास्त्र और भाषा विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यह आंकड़ा बेस्ड एक सिद्धांत है जो इन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है फास्ट फॉरेस्ट क्वांटाइल, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिटिक्स, क्यू लर्निंग और नैबे बायस। तो इसका आंसर होगा क्यू लर्निंग। आई थिंक क्यू लर्निंग। इसका आंसर देखते हैं, तो क्यू लर्निंग ही इसका आंसर होगा। प्रबलन लर्निंग वांछित व्यवहारों को पुरस्कृत करने और या अवांछित लोगों को दंडित करने के आधार पर एक मशीन लर्निंग प्रशिक्षण पद्धति है। सामान्य तौर पर एक प्रबलन सीखने वाला एजेंट अपने पर्यावरण को समझने और व्याख्या करने, कार्रवाई करने और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने में सक्षम होता है। प्रबलन लर्निंग के एल्गोरिदम मुख्य रूप से एआई एप्लीकेशन और गेमिंग एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम निम्न हैं। क्यू लर्निंग एक ऑफ पॉलिसी आरएल एल्गोरिदम है जिसका उपयोग स्थायी अंतर सीखने के लिए किया जाता है, इसलिए उत्तर क्यू लर्निंग है। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आएगा और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट की वजह से मैं और भी वीडियोस आगे लाने के लिए इनकरेज हूँ। और ये रहा ये सिलेबस जो कि सीबीटी एग्ज़ाम्स में, और ये सीबीएसई सुपरिटेंडेंट जूनियर असिस्टेंट का है। मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया है उसमें, तो आप ये देख लीजिएगा। और ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं, ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो पॉज करके। कंट्रोल एम इंडेंट द, मतलब ये यूज़ है शॉर्टकट कीज़ को उपयोग करके आप कैसे कंप्यूटर को चला सकते हो बिना माउस के। तो ये कंट्रोल एम है, इंडेंट द पैराग्राफ। कंट्रोल बी बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन फ्रंट ऑप्शन। कंट्रोल डी फॉन्ट ऑप्शन आ जाता है। आल्ट एफ फाइल मेन्यू ऑप्शन, करंट प्रोग्राम। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एक्स कट द सेलेक्ट आइटम। कंट्रोल सी कॉपी द सेलेक्ट आइटम्स। कंट्रोल प्लस INS कॉपी द सेलेक्ट आइटम। तो आप ये देख सकते हैं पॉज करके, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं इसको
आप देख लीजिए खुद से पॉज करके। नेक्स्ट है एक, ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स, तो इसलिए मैं मेरे पास ये PDF स्क्रीनशॉट था तो मैंने इसमें लगा दिया है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। इसको मैं भी देख लेती हूँ। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG का ये फुल फॉर्म है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF का है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। TIFF का है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। PMP का है बिट मैप। SVG का है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। PSD का है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PDF का है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये बहुत पूछा जाता है। EPS का है इसके स्कैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट्स। RAW रॉ का है रॉ इमेज फॉर्मेट। AI का है एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। और पूछा जाता है रोम का रीड ऑनली मेमोरी। रैम का पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कुछ जो शॉर्टकट हैं उसके फुल फॉर्म बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो भी CBT एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर आप वीडियो को प्यार देंगे तो मैं इंकरेज होंगी और भी वीडियोस लाने के लिए, जो भी CBT एग्ज़ाम्स के लिए और भी कंप्यूटर बेस्ड मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ मुझे प्यार मिल रहा है लोगों का, मेरे वीडियोस को देखे जा रहे हैं, तो मैं और भी वीडियो बनाने के लिए इंकरेज होंगी। आई होप आप लाइक ज़रूर करोगे, सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और शेयर भी करोगे। आई होप। थैंक यू सो मच।